Yes, students, let's start with biomolecules. देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स। तो हम बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ रहे थे कि कैसे हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कैसे बायोलॉजिकल इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है, यानी जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं वो सभी केमिकल कंपोनेंट से मिलकर बनी हैं। ठीक है, ये हमने बायोमोलिक्यूल्स में अब तक पढ़ा और कैसे हम लोग आफ्टर डेथ ऐश बन जाते हैं, कैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन होता है। ठीक, तो आगे हम अब अपने टॉपिक पे आते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में जब हम आगे चलेंगे तो हमारा आगे टॉपिक आता है बायोमोलिक्यूल्स ऑफ सेल, यानी सेल के बारे में अब हम देखेंगे कि पर्टिकुलर सेल्स के बायोमोलिक्यूल्स कैसे बनेंगे, क्या होते हैं। देखिए, all the carbon compounds which are found in living tissues are called biomolecules. जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं जो लिविंग टिश्यूज में पाए जाते हैं उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। दोज बायोमोलिक्यूल्स whose molecular weight is less than 1000 daltons उन्हें हम माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जिनका जो वेट है वो 1000 डेल्टन से कम है उनको माइक्रोमोलिक्यूल कहेंगे, और जिनका 1000 मॉलिक्यूल से ज्यादा है उनको आप मैक्रोमोलिक्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक, द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन कंटेन ऑर्गेनिक माइक्रोमोलिक्यूल। जितनी भी एसिड सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दो टाइप की फ्रैक्शन के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। तो जितनी भी हमारी एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन है उसमें क्या आ जाते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक माइक्रोमोलिक्यूल्स, जिसमें है शुगर, एमिनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाते हैं जैसे सल्फेट या फॉस्फेट। ये दोनों ही किसमें आ जाते हैं आपके एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। तो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन कंटेन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बोथ टाइप ऑफ कंपोनेंट। ठीक, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके शुगर, एमिनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड है, और इनऑर्गेनिक में सल्फेट और फॉस्फेट है। फिर है आपकी एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। जितने भी माइक्रोमोलिक्यूल्स है वो सॉल्युबल थे, लेकिन जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल हैं वो किस में आ जाएंगे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आ जाएंगे, जिसमें आपके आते हैं प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। ये सभी क्या है मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक, तो अब हम देखेंगे दो लिपिड्स और माइक्रोमोलिक्यूल। अभी हमने देखा कि लिपिड क्या थे माइक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल की हम बात करें तो ये किसमें मिलेंगे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। लिपिड क्या है मैक्रोमोलिक्यूल्स, इसलिए किसमें मिलेंगे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलेंगे। तो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में केवल कौन से कंपाउंड आएंगे साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर है वो आपके एसिड सॉल्युबल में आएंगे, बाकी सब एसिड इनसॉल्युबल में आएंगे। तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ साइटोप्लाज्म। इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्या आ जाते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स आ जाते हैं साइटोप्लाज्म के। ठीक, एंड सेल ऑर्गेनेली, और सेल ऑर्गेनेलीज भी इसी में आएंगे। ठीक, तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कशन किया कि जो हमारे माइक्रोमोलिक्यूल हैं और मैक्रोमोलिक्यूलर का वेट कितना होता है। माइक्रोमोलिक्यूल्स का 1000 डेल्टन से कम है और 1000 या 1000 से ज्यादा हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। फिर हमने एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के बारे में बात करी। तो एसिड सॉल्युबल में आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंपोजिशन आएंगे, जिसमें से आपके ऑर्गेनिक में क्या आ जाएंगे माइक्रोमोलिक्यूल, शुगर, एमिनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड। और इनसॉल्युबल में आ जाएंगे आपके प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। ठीक है, और पॉलीसैकेराइड। ओके, फिर आता है हमारा एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आपके साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेलीज आएंगे। ओके, ये है हमारा बायोमोलिक्यूल्स ऑफ सेल, जिसमें हम एसिड सॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल, माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज शुगर। अब हम आ गए अपनी शुगर्स पे। जो हमारी बॉडी है एनर्जी के लिए, हमारी बॉडी में भी क्या फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का। जब हम फूड इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनता है, वो भी क्या है इट इज अ टाइप ऑफ शुगर। तो हम देखेंगे सिंपलेस्ट अमंग शुगर क्या है कार्बोहाइड्रेट आर मोनोसेक्राइड।
विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर। ठीक है, जो सिंपलेस्ट शुगर है वो क्या है, मोनोसेक्राइड है। और मोनोसेक्राइड्स को हम और ज्यादा हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। ठीक, तो आगे हम देखेंगे दे मे बी कंपोज ऑफ 3 to 7 कार्बन एटम्स। जो हमारी शुगर होती है वो 3 कार्बन एटम से लेके 7 कार्बन एटम्स तक बन सकती है। अच्छा ये बताइए कि 3 क्यों लिए हमने, क्योंकि 3 से ही क्लोज यूनिट बननी शुरू होती है। 1 या 2 कार्बन अगर हम आपस में जोड़ भी देते हैं तो इनसे क्लोज यूनिट नहीं बनती। क्लोज यूनिट का बनना 3 कार्बन एटम से ही शुरू होता है, इसलिए हमने ये बात बोली कि हम 3 से 7 कार्बन की इसमें लेते हैं। तो मोनोसेक्राइड्स है आइदर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, RCOO ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है, यानी RCHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। केमिस्ट्री में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा। यही अगर हम कीटोन की बात करते हैं तो यहाँ आ जाता है RCOO RCOR, ये हमारा क्या है, कीटोन। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम देखेंगे। मोनोसेक्राइड्स है आइदर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, दोनों में से कोई सा भी ग्रुप इनसे अटैच मिल सकता है, चाहे वो RCOR है या RCOH, मोनोसेक्राइड से अटैच रहता है। ठीक, और फिर उसके बाद उसका रिडक्शन हो जाता है किसमें, Cu+2 आयन से Cu+2 आयन से वो क्या बन गया, Cu+ बन गया। अब यहाँ क्या रिडक्शन हुआ, रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए थे, यहाँ एक ही दिया हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, यानी इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, रिडक्शन यहाँ पर हो गया। तो हम देखेंगे आगे, यहाँ आपको केमिस्ट्री समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप बायोमॉलिक्यूल्स को केमिकली नहीं समझेंगे तब तक आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, सो बी केयरफुल। जितने भी मैं आपको पॉइंट समझा रही हूँ, चाहे वो चार्ज ट्रांसमिशन के हैं, एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, मोनोसेक्राइड है, शुगर का अटैचमेंट है, क्लोज चेन है, ओपन चेन है, ये सारे पॉइंट्स आपको टू द पॉइंट क्लियर होने चाहिए। चलिए आगे देखेंगे हम। डाइसेक्राइड्स आर द शुगर विच हैव 2 मोनोमर्स। तो हम जानते हैं कि एक मोनोमर से क्या बनेगा, मोनोसेक्राइड। जब 2 मोनोमर आपस में जुड़ जाएंगे दे विल फॉर्म डाइसेक्राइड। ठीक है, जिसमें आपके सुक्रोज, माल्टोज या लैक्टोज आते हैं। ठीक, ये हमारा था शुगर के बारे में। अब हम आते हैं अमीनो एसिड पे। ठीक है, अमीनो एसिड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर अमीनो ग्रुप होता है और एक एसिडिक ग्रुप होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड्स में क्या है हमारा, एमिनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप। एक एमाइन ग्रुप आता है और एक एसिड आता है। कल हमने बताया था आपको कि जब हम एक कार्बन ग्रुप लेते हैं तो उसकी 4 वैलेंसी होती है। मैंने आपको कल टेट्रा वैलेंसी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। ठीक, तो उसमें हमारा एक तरफ क्या आ जाता है, एक एसिडिक ग्रुप आ जाता है, एक आपका एमिनो ग्रुप आ जाता है। ठीक है, एक कोई सा भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है और एक तरफ हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो जाता है, एमिनो एसिड्स का। तो स्ट्रक्चरल बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ वैलेंसी पूरी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। वैलेंसी के बारे में आपको याद रखना है कि जिसकी भी जितनी वैलेंसी होती है, अगर उसकी वैलेंसी प्लस या माइनस हो रही है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो ये COO नेगेटिव बन जाएगा। तो सारे प्लस और माइनस साइन आपको रिप्रेजेंट करेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन और डोनेशन। ठीक है, यानी उन्होंने दे दिया है, डोनेट कर दिया है या ले लिया है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और अगर कोई लूज करता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। पॉजिटिव है वो, देने लायक है, इसलिए उसके पास पॉजिटिव प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, और जैसे हमने यहाँ देखा कि Cu+2 से प्लस बन गया, यानी यहाँ पर 1 माइनस हो गया, तो यानी इसने एक ले लिया। ठीक है, तो ये चार्जेस का भी ध्यान आप रखेंगे यहाँ पर। आगे हम आते हैं
दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, किसकी बात कर रहे हैं? अमीनो एसिड्स की। कि अमीनो एसिड्स में क्या है? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स विद 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। मैंने कल आपको समझाया था कि CH4 ग्रुप होता है मीथेन, तो इसमें 4 वैलेंसी होती है हाइड्रोजन की। अब ये यहाँ से क्या हो जाएंगी? कम हो गई ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, यानी एक्सचेंज, हाइड्रोजन के प्लेस पर बाकी ग्रुप आ गए, तब बनेगा कोई एक अमीनो एसिड मीथेन के सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, क्योंकि मीथेन में CH4 होता है, वहां हाइड्रोजन की हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जिसने भी करा, किसी भी आपके केमिकल ने आके, तो उसमें यहाँ पर क्या हो गया? आयन अटैच होगा और इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू हम क्या फॉर्मेशन कर लेंगे? अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो हम देखेंगे they are substituted methanes with 4 substituent groups occupying the 4 valency position of alpha carbon. तो these are hydrogen, पहला क्या हो गया? हाइड्रोजन, फिर आ गया कार्बोक्सिल ग्रुप, CO ग्रुप, अमीनो ग्रुप, और फिर ऊपर एक वेरिएबल ग्रुप जिसको हमने R या एल्काइल ग्रुप कह दिया, वो कुछ भी हो सकता है। उस वेरिएबल ग्रुप के बिहाफ पे हमारे अमीनो एसिड्स के अलग अलग नाम हो जाएंगे। तो जनरल फॉर्मूला ये आ गया। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप, ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आर ग्रुप की जगह पे जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग अलग अलग अमीनो एसिड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो देयर आर 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स दैट अकर इन प्रोटीन। तो इसमें कितने अमीनो एसिड है? 20, किसके बिहाफ पे? आर ग्रुप की जगह पर क्या क्या है? तो आर ग्रुप इज अ हाइड्रोजन इन ग्लाइसिन, ग्लाइसिन बना दिया तो आर की जगह ऊपर हाइड्रोजन आ गया। ठीक, मिथाइल ग्रुप इन एलेनाइन, एलेनाइन कब बन गया? जब वहां पे ऊपर CH3 जुड़ गया। ध्यान रखेंगे, अब CH3 जुड़ेगा, जब CH3 जुड़ गया यहाँ पर तो ये एलेनाइन बन गया। वैलेंसी कार्बन की 4 होती है, एक वैलेंसी इस कार्बन से सेटिस्फाइड हो गई, 3 हाइड्रोजन आ गए। तो आप देखेंगे कि हर जगह इस कार्बन की भी क्या हो गई? एक यहाँ पर आ गई और 2 एक ऑक्सीजन से शेयर कर लिए इसने और एक इस ऑक्सीजन से शेयर कर लिया। तो ऐसे फॉर्मेशन होती है बॉन्ड्स की सारे, यानी सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती रहेंगी बार बार, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। ठीक, ऐसे हाइड्रोक्सी मिथाइल आ गया, अगर वो सेरीन बन गया। हाइड्रोक्सी मिथाइल का मतलब क्या है? यहाँ पर आ गया OCH3, ठीक है, तो OCH3 में क्या आ गया? ये सेरीन बन गया, ऐसी आ रहा है यानी सेरीन बन गया। जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी बेसिक स्ट्रक्चर यही रहती है, अल्फा कार्बन, उसके ऊपर एक हाइड्रोजन, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एक अमीनो ग्रुप और एक वेरिएबल ग्रुप। ये आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसका याद रखेंगे। फिर बाद में वेरिएबल ग्रुप्स की जगह पर चेंज होते होते 20 अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम देखेंगे द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड डिपेंड ऑन अमीनो, कार्बोक्सिल एंड आर फंक्शनल ग्रुप। तो डिपेंड करेगा कि कौन कौन से आपने आर की जगह क्या लिया है, ठीक है, या अमीनो ग्रुप में कैटायन एनायन लिया है, कार्बोक्सिल ग्रुप को एनायन या कैटायन बनाया है या नहीं बनाया है, उसके बिहाफ पे हर बार अमीनो एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, स्लाइट चेंज से ही आ जाता है ना, आप लोगों को भी देखिए स्लाइट मौसम में चेंज आती है, बीमार हो गए तो थोड़ा सा चेंज होती है हमारी बॉडी, या कोई भी केमिकल कंपाउंड भी क्यों ना हो उसके अंदर चेंज आएगा ही आएगा। देखिए, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी कितने अमीनो एसिड हैं या कितने कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, इसके बिहाफ पे अमीनो एसिड कितने टाइप के हो गए। पहला हो गया बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है, अगर उसमें OH ग्रुप है। एसिडिक अमीनो एसिड, अगर उसमें H पॉजिटिव आयन है। हमेशा हम देखेंगे कि अभी तक हम एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ते थे ना, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, तो वहाँ एसिड की क्या पहचान है? वहाँ H पॉजिटिव ग्रुप होता है, बेसिस के पास OH नेगेटिव होता है। तो इसी के बिहाफ पे कि कौन सा अमीनो ग्रुप कितने हैं और कार्बोक्सिल ग्रुप कितने हैं और उनमें कौन सा आयन या एनायन या कैटायन है, उसके बिहाफ पे हम डिवाइड करते हैं अमीनो एसिड्स को। बेसिक अमीनो एसिड अगर उसके पास OH नेगेटिव है और एसिडिक अमीनो एसिड H पॉजिटिव है, ठीक है। न्यूट्रल यानी वो सॉल्ट फॉर्मेशन कर चुका है, H और OH ने एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया है। और एरोमेटिक अमीनो एसिड जिसमें क्लोज रिंग्स आ जाती हैं, उनको एरोमेटिक कहते हैं,
और एरोमेटिक वर्ड जितना भी जहां पर भी आ जाए, एरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, खुशबू, तो उनके अंदर खुशबू होगी। ठीक है, जैसे आप घर में फिनाइल यूज करते हो, उसमें खुशबू होती है, तो वो फिनाइल क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, वो एक क्लोज बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर उसकी स्ट्रक्चर से मिलकर वो बना है, तो वो फिनाइल क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड इज आयनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COH। अब मैंने आपको ये बात भी बताई है कि COH को किस तरीके से आपने आयनाइज करा, कि उसमें से H पॉजिटिव निकाला या OH निकाला, उसके बिहाफ पे इनकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी और इनका pH बदल जाएगा। एसिडिक है तो आपका pH कहाँ तक रहेगा, 6.9 तक। ठीक है, 0 से 6.9 तक, 7 पे न्यूट्रल आ जाएगा, 7.1 से 14 तक बेस रहेगा, तो pH भी उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो ईच एमिनो एसिड इज गिवन अ 3 लेटर एब्रिविएशन और अ सिंगल लेटर कोड। हर एमिनो एसिड के 3 कोड से नाम रखे गए हैं। आप जब 12th क्लास में पढ़ोगे, अभी वहां पर हमारा चैप्टर चल भी रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसमें आपका पूरा जेनेटिक कोड आएगा जब आप 12th में पढ़ोगे, तो वो यही वाली बात हो रही है। ये चैप्टर आपको 12th में बहुत काम आएगा। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे तो 12th के कुछ हार्ड जो मोस्ट चैप्टर्स हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो आप ध्यान से इसको समझेंगे कि जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं इनका 3 लेटर एब्रिविएशन होता है और सिंगल लेटर कोड होता है। तो अमीनो एसिड कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप्स के हो गए, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल की जरूरत पड़ती है, यानी बाहर से लेने पड़ते हैं। नॉन एसेंशियल की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों नहीं पड़ती, हमारी बॉडी में बन जाते हैं। ये नहीं है कि हमें जरूरत नहीं पड़ती, हमारी बॉडी में बन जाते हैं इसलिए जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स में आ गए मेथियोनिन, ल्यूसिन, और नॉन एसेंशियल में आ गए ग्लाइसिन और एलेनाइन। तो आप अपनी इस फिगर में भी देख सकते हैं, देखिए देखिए अमीनो एसिड दिखाए हुए हैं ना आपको, ग्लाइसिन 145 पेज पे, ग्लाइसिन, एलेनाइन, सेरीन। तो इन सभी की बेसिक स्ट्रक्चर आप देखोगे, सब में बीच में कार्बन, सभी में लेफ्ट हैंड पे हाइड्रोजन, सभी में ऊपर COH और राइट हैंड पे NH2 है। केवल नीचे वाला ग्रुप चेंज हुआ है, तो H है तो ग्लाइसिन, CH3 है तो एलेनाइन और CH2OH है तो सेरीन बन गया। समझ में आ गया सबको? चलिए आगे हम देखेंगे। देखिए बेटा, पेज नंबर 144, यहाँ आपको ज्विटर आयन एक्सप्लेन किया है। वैसे तो मैं ये आपको लिपिड्स में समझा दूंगी, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि ज्विटर आयन कैसे बना। बी जो स्ट्रक्चर है, बी वाली ए स्ट्रक्चर में क्या है, CH है, R है, COH और NH3 पॉजिटिव है। अब बी में क्या हुआ, जो H पॉजिटिव था, CO का वो रिमूव हो गया, क्या बन गया, CO नेगेटिव। सी फिगर में क्या हुआ, जो NH3 पॉजिटिव था, पॉजिटिव कब था, जब उसने एक दे रखा था। ठीक है, अब उसने क्या करा, उसको गेन कर लिया और NH3 यानी उसने एक हाइड्रोजन अपना रिलीज कर दिया। जो हाइड्रोजन था, देखिए यहाँ पे कैसे होगा, बोर्ड दिख रहा है, देखिए देखो यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, और यहाँ आपका एल्काइल ग्रुप है COH, और यहाँ NH3 पॉजिटिव है। तो NH3 पॉजिटिव का क्या मतलब है, नाइट्रोजन जो होता है इसकी 3 वैलेंसी होती है ना, 5 होती है इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, 2,5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। ठीक, सब बच्चों को दिख रहा है ना। तो हम देखेंगे कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 और चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो अब हम देख रहे हैं कि इसके आउटर मोस्ट वाले ये 5 हमने यहाँ शो कर दिए और इसके पास 3 हाइड्रोजन आ गए, तो इसने इनके साथ बॉन्डिंग कर ली, लोन पेयर की शेयरिंग कर ली ना इलेक्ट्रॉन की, तो ये क्या बन गया NH3।
अब इसने क्या करा, अपना ये वाला लोन पेयर किसी को दे दिया, इसको लोन पेयर बोलते हैं और इसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो इसके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं, NH H, 3 लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है। तो इसने ये लोन पेयर किसी को दे दिया और 3 बॉन्ड पेयर अपने बचा के रखे, तो इसके पास चार्ज आ गया पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव। अब सेकंड फिगर में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो गया, चला गया, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ऐसा क्यों हुआ? हाइड्रोजन के जाने की वजह से हाइड्रोजन ने क्या करा, अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया। ठीक है, तो O नेगेटिव बन गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ से चला गया। थर्ड फिगर में क्या हुआ, O नेगेटिव ही रहा, CH एसिड रहा और R भी रहा, लेकिन आपका NH2 कैसा हो गया, केवल NH2 रह गया, NH3 पॉजिटिव नहीं रहा। अब क्यों ऐसा क्या हुआ? अब क्या हुआ, यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये हाइड्रोजन को यहाँ से भेज देगा और अपने आप को स्टेबल कर लेगा। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबल कर लेगा। इसके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 इसके पास था, एक इसने और ले लिया, नाइट्रोजन ने 8 हो गए ना इसके आउटर मोस्ट में, 8 की इसको जरूरत थी, हाइड्रोजन को भेज दिया, तो प्लस और माइनस न्यूट्रल हो गए, तो ये क्या बन गया, NH2। तो इसलिए ज्विटर आयन फॉर्मेशन होता है, ये यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है।